नमस्कार। मैं जयप्रकाश वर्मा, एकेडमिक काउंसलर इग्नू। अ, दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, वो है जो बीएजी हमारा प्रोग्राम है, बीईसीसी 133 में प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, हिंदी में हम कहते हैं इसको। और ये जो पूरा जो है पेपर है, वो बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है और टोटल जो है इसमें 10 यूनिट है। आज हम लोग जो है अर्थशास्त्र के जो खासकर प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, उसकी चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे उसमें कितने डायमेंशंस हैं, क्या उसके जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो से अलग कैसे है या व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में भेद क्या है और जो हमारा कोर्स है बीएजी का खासकर, उसको हम ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। अगर हम जैसे बात की शुरुआत करते हैं तो जैसा कि अभी बात हो रही है कि 4 ब्लॉक्स और 10 यूनिट में ये पूरा कोर्स डिवाइड है, ये पेपर। और इसमें जो है अगर हम बात करें कि समष्टिगत अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, वो हैं क्या? तो इस बात को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमें थोड़ा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या विभेद होते हैं, उसको समझना ज़रूरी है। माइक्रो जो होता है या माइसीआरओ जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, उसका मतलब होता है जब हम किसी भी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, इंडिविजुअल इकाई का अध्ययन करते हैं, तो वो व्यक्तिगत या व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। और जब हम किसी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट का अध्ययन करते हैं, तो वो समष्टिगत पार्ट होता है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझना चाहें, तो जैसे किसी फर्म की बात करते हैं, फर्म का मतलब है जो कोई भी उत्पादन की एक इकाई, तो वो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होती है। और अगर हम जैसे हैं बात करना चाहें आय की, राष्ट्रीय आय की या जो है मुद्रा आपूर्ति की, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र का बात होती है। तो अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, वो एग्रीगेट्स की बात करता है या समग्रता की बात करता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें, तो उसमें उत्पादन की बात अगर हम करें या हम जो है आय की बात करें या हम मुद्रा पूर्ति की बात करें, इसके साथ यदि हम बचत की बात करें, निवेश की बात करें या हम भुगतान संतुलन की बात करें, हम रोजगार की बात करें या मुद्रास्फीति की बात करें, ये सारी चीज़ें जो हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है या जिसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसके अंतर्गत आती है। बीओपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो ये जो हमने कहा कि एक समग्रता में किसी चीज़ को देखने का जो अप्रोच है, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर हम समष्टि अर्थशास्त्र में देखें, तो समष्टि अर्थशास्त्र में एक टॉप डाउन अप्रोच होता है। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जिसको हम कहते हैं एक तरह से जनरल टू पार्टिकुलर या सामान्य से विशेष की ओर आना। तो ये जो सामान्य से विशेष की ओर अप्रोच है, जिसको हम डिडक्टिव मेथड या इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल्स लेके समझना चाहें कि अगर हमने कहा कि भई मूल्य अगर घटता है, तो माँग बढ़ती। तो एक तरह से एक ये जनरल परसेप्शन है। इसका मतलब है ये किसी भी वस्तु के संबंध में लागू हो सकता है और किसी भी वस्तु के संबंध में अगर मूल्य कम होगा तो माँग बढ़ेगी। तो ये एक तरह से जो डिडक्टिव मेथड है, जिसको हम कहते हैं निगमन विधि या जिसको हम कहते हैं सामान्य से विशेष की ओर जाना, ये समष्टि अर्थशास्त्र का ही भाग है। समस्याओं को देखने का, समस्त अर्थशास्त्र के विभिन्न कंपोनेंट को देखने का एक तरीका जो है, ये बताता है। अब अगर हम हमारा जो बीएजी प्रोग्राम है, अगर इसमें जो ये सिलेबस है, इसकी तरफ हम आगे बढ़ें,
तो हम देख सकते हैं कि भई हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों करना ज़रूरी है या समष्टि अर्थशास्त्र हमारे लिए क्यों उपयोगी है? दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे समग्रता का अध्ययन करता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट अर्थव्यवस्था के हैं। तो अगर हम देखें कि ज़रूरी क्या है कि जो विभिन्न या समग्र आर्थिक वेरिएबल्स हैं या एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स कहते हैं या समष्टि आर्थिक चर जो हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप या संबंधों को स्थापित करने के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र की जानकारी होनी ज़रूरी है। अब वो संबंध क्या है? जैसे हम बात करें अगर कि बेरोज़गारी की, अगर हम बात करें बेरोज़गारी के साथ-साथ मुद्रास्फीति की, तो जैसे हमने कहा कि बेरोज़गारी और मुद्रास्फीति में क्या संबंध होता है? क्या ट्रेड ऑफ है? इसको अगर हमें समझना है, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र का जानकारी होना ज़रूरी है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जो है मनी सप्लाई जिसको हम मुद्रा की आपूर्ति कहते हैं, मुद्रा की पूर्ति कहते हैं और अगर हम मनी सप्लाई के साथ-साथ जनरल प्राइस लेवल के बारे में बात करना चाहें या सामान्य मूल्य स्तर के बारे में बात करना चाहें, तो इन दोनों के भी बीच जो ट्रेड ऑफ है, उसको हमें समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र की जो है आवश्यकता होती है या समष्टि अर्थशास्त्र की ज़रूरत महसूस होती है। तो समष्टि अर्थशास्त्र ना केवल एक पेपर के रूप में बल्कि हमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्रता से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो पहली आवश्यक बात है कि हम समष्टि अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, इसके सिद्धांतों को जानना हमें क्यों ज़रूरी है, वो है खासकर जो समग्र वेरिएबल है, समग्र आर्थिक चर हैं, उनको समझना। दूसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो हमें समग्र ता में देखने में समष्टि अर्थशास्त्र मदद करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है, वो इवैल्यूएशन की बात आती है। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी या जो अर्थव्यवस्था का निष्पादन है, उसको उसका अगर हम मूल्यांकन करना चाहें, तो हमें जो है समष्टिगत चरों की आवश्यकता होती है। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे अगर हम बात करें, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हम अ, जो है अपने एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट या आयात और निर्यात या बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको हम कहते हैं, भुगतान शेष की स्थिति को जानना चाहें, तो हमें आयात और निर्यात के आंकड़े चाहिए और उसी के हिसाब से फिर हम आगे स्ट्रेटजी या रणनीतियों को बदल सकते हैं। अर्थव्यवस्था में निवेश की क्या स्थिति है? अर्थव्यवस्था में रोजगार की क्या स्थिति है? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है? इन सभी बातों को जानने के लिए सॉरी, इनका मूल्यांकन करने के लिए हमें जो है समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है, वो बहुत ही ज़रूरी है और बिना इसके ज्ञान का हम जो है समष्टि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न चर हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। तीसरी जो बात है जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम आर्थिक नीतियों को बनाते हैं, सरकार जब नीतियों को बनाती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट हो या फिस्कल पॉलिसी या जिसको हम मौद्रिक नीति है या राजकोषीय नीति की बात करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को जब सरकार काम करती है इसमें, तब हमें मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स या समष्टि आर्थिक चरों की आवश्यकता होती है। तो ये बातें बड़ी इम्पोर्टेंट है, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि व्यष्टि और समष्टि में अंतर क्या है और माइक्रो और मैक्रो दोनों की अपनी-अपनी क्या उपयोगिता है? व्यष्टि और समष्टि की क्या उपयोगिता है? क्योंकि देखने में चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन वो एक-दूसरे के रिलेटेड होती हैं और जब हम पूरी समग्रता में किसी भी चीज़ को देखते हैं, तब हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। अर्थव्यवस्था की नीतियाँ क्या होनी चाहिए, राजकोषीय नीतियाँ क्या होनी चाहिए, मौद्रिक नीतियाँ क्या होनी चाहिए और विदेश से संबंधित अगर हम बात करें आयात-निर्यात की जो नीतियाँ हैं, वो क्या होनी चाहिए। हमारी जो है विदेशी विनिमय एक्सचेंज रेट की जो नीतियाँ हैं, वो क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें एक गाइडलाइन मिलती है, जब हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो ज़रूरी थी जानना कि समष्टि अर्थशास्त्र आखिर क्या है और किस बात का अध्ययन इसमें हम करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसका सबसे पहले जो ये टर्म है 1933 में रैगनर फ्रिश अ, एक बहुत ही रिनाउंड इकोनॉमिस्ट रहे हैं। रैगनर फ्रिश ने सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया 1933 में। व्यष्टि और समष्टि की बात की उन्होंने। और लेकिन बाद में जो समष्टि अर्थशास्त्र का जो एक प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ या जिसको क्या कहते हैं एक जो पूरे क्षितिज पर जो है समष्टि अर्थशास्त्र आया, उसका श्रेय जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। और आप सभी को पता होगा कि 1936 में जॉन मेनार्ड कीन्स की एक ही बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक आई थी, जिसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। सामान्यतः ये पुस्तक जनरल थ्योरी के नाम से पॉपुलर है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और इसी पुस्तक में 1936 में कीन्स ने जो है समस्त आर्थिक चरों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अर्थव्यवस्था में जब तक समष्टि आर्थिक चरों को हम नहीं समझेंगे, तब तक इकोनॉमी का जो ऑपरेशन है या जो उसका संचालन है, वो सही रूप से नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें कीन्स के टर्म्स में तो 1929-30 में पूरी दुनिया में एक बहुत व्यापक मंदी आई थी, जिसको हम तीसा की विश्व मंदी के नाम से जानते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप जो क्लासिकल विचारधारा थी या क्लासिकल जो सिद्धांत के पिलर्स थे, वो सब ढह गए और उनका कोई रिलेवेंसी नहीं रह गई। इसके बाद कीन्स आए और कीन्स ने जो है एक नया अप्रोच दिया और उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जब तक हम समग्र आर्थिक चरों, जब तक हम पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बात नहीं समझेंगे, तब तक हम इस मंदी से बाहर नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, वो हमेशा जो है सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते थे। वो कहते थे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए अर्थव्यवस्था में। लेकिन पहली बार जब जॉन मेनार्ड कीन्स आए और 1929-30 की मंदी के बाद इनका प्रादुर्भाव हुआ और 1936 में जब इनकी पुस्तक आई जनरल थ्योरी, तो उसमें इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली सरकारी हस्तक्षेप को वैलिड ठहराया। उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था की जो मूल समस्या है इस मंदी की, वो है माँग की कमी। और आप सभी जानते हैं कि माँग का सृजन अर्थव्यवस्था की गति के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसका सबक हमें 1929-30 की मंदी से क्लियर होता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो अ, जॉन मेनार्ड कीन्स हैं, इनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के नाम से जानते हैं। तो माँग जो है, इन्होंने बहुत फ़ोकस किया इस पे और उन्होंने कहा किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मंदी है, अगर वो रिसेशन में है, तो हमें उसको बाहर निकालने के लिए माँग में वृद्धि या माँग का सृजन ज़रूरी है। और माँग कहाँ से सृजित होगी? जब अर्थव्यवस्था में निवेश होगा। तो निवेश जो होता है वो बहुत एक की फैक्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है चीज़ है, जिसके तहत हम माँग का सृजन कर सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर निवेश बढ़ता है, तो निवेश बढ़ने के साथ-साथ रोज़गार में वृद्धि होती है। अगर रोज़गार बढ़ता है, तो उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ता है, तो फिर आय बढ़ती है और आय बढ़ती है, तो फिर माँग बढ़ती है। और ये जो सर्किल है, ये लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1929-30 की मंदी से लेके और आज तक अगर हम बात करें, अगर हम 2008 में जो है बात करें या 2020 या प्रेज़ेंट टाइम की बात करें, 22, 21, 22 की बात करें, तो जो भी रिसेशंस अर्थव्यवस्था में हुए हैं, उसमें जो है ख़ासकर माँग का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। म उनको बाहर निकालने के लिए
नमस्कार सभी को एक बार पुनः। और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे। खैर, तो हम बात कर रहे थे इसके पहले कि स्टॉक वेरिएबल्स या स्टॉक चर की और जो है प्रवाह चर। तो हमने कहा कि किसी भी चीज़ का जो मूल्यांकन या मेज़रमेंट जब पॉइंट ऑफ टाइम या समय बिंदु पर किया जाता है, तो वो स्टॉक वेरिएबल होता है। और जब किसी चीज़ का मेज़रमेंट जो है पीरियड ऑफ टाइम पे किया जाता है, तो वो फ्लो वेरिएबल होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि स्टॉक वेरिएबल में जैसे हम बात करें कैपिटल स्टॉक की, मनी सप्लाई की, मुद्रा आपूर्ति की या श्रम शक्ति की या फिर हम विदेशी जो ऋण है उसकी बात करें, तो ये सब का मेज़रमेंट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। तो ये जो है स्टॉक वेरिएबल्स है। फ्लो वेरिएबल जिनका एक पीरियड ऑफ टाइम जैसे हमने कहा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करें या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद की बात करें या हम जो है व्यय की बात करें, बचत की बात करें, निवेश की बात करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो प्रवाह चर में आती हैं। और इसी क्रम में जो है दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन जिसको हम अल्पकाल और दीर्घकाल कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट है। जैसे कि अल्पकाल क्या है? अल्पकाल में कुछ कांस्टेंट काम करते हैं, कुछ बाधाएँ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें उत्पादन के साधनों की, तो आप सभी जानते हैं कि उत्पादन के बहुत सारे साधन होते हैं जिसमें प्रमुख रूप से भूमि है, श्रम है, पूँजी है, संगठन है, साहस है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर हम अल्पकाल की बात करते हैं, तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ ही साधन जो हैं, वो परिवर्तनशील होते हैं, बाकी साधन फिक्स होते हैं। तो एक कांस्टेंट काम करता है अल्पकाल में, एक जो है रिस्ट्रिक्शन काम करता है जिसमें हम सभी चर जो हैं वो वेरिएबल्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम दीर्घकाल की बात करें, तो दीर्घकाल में किसी भी तरह की कोई कांस्टेंट काम नहीं करता, अर्थात उत्पादन के जो साधन हैं वो सभी जो है परिवर्तनशील होते हैं। तो इस तरह से अल्पकाल और दीर्घकाल ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है मैक्रो इकोनॉमिक्स का या समष्टि अर्थशास्त्र का। इसी तरह से अगर हम समवृद्धि दर की बात करें, समवृद्धि क्या होती है? पहली चीज़ तो ये है कि समृद्धि एक क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट है। इसको हम जो है परिमाणात्मक माप कहते हैं और स पर समृद्धि को कहते हैं यूनिडायमेंशनल चेंज या एक दिशीय परिवर्तन। तो एक तो ये क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट है जिसको हम परिमाणात्मक माप कहते हैं और दूसरा ये है वन डायरेक्शनल चेंज व वन डायमेंशनल चेंज। तो जब भी हम जैसे समृद्धि की बात करें, तो जैसे जीडीपी है या जो हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या हम इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम इसकी समृद्धि की बात करें, इसके वृद्धि की बात करें, तो हम कहते हैं कि भई अगर हम प्रीवियस ईयर या पूर्व काल से और आज के समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वो जो है जीडीपी समृद्धि दर को दर्शाता है। और अगर हम जीडीपी का या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है करंट ईयर की क्या है 2000 अगर हम 21-22 की बात करें या अगर हम 20-21 की बात करें प्रीवियस ईयर की, तो अगर करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस कर दें और होल को प्रीवियस ईयर से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तो हमें जो है समृद्धि दर पता चल जाती है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। तो अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो हमें जो है खासकर इसको निकालना पड़ता है। दूसरी जो बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जिसको हम कहते हैं पीपीसी। पीपीसी एक लिमिट है, एक प्रोडक्शन की लाइन को डिसाइड करता है जिस पर संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या अनुकूलतम उपयोग संभव होता है। अब अगर कोई भी उत्पादक अर्थव्यवस्था के किसी भी पीपीपी के बिंदु पर है, तो इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कर्व है उसके बिंदु पर है, तो वो अर्थव्यवस्था के संसाधनों का एक तरह से अनुकूलतम प्रयोग कर रहा है और अगर वो पीपीसी के अंदर है, तो इसका मतलब है अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो अर्थव्यवस्था में एक समग्रता से देखने की बात है कि अगर हम अर्थव्यवस्था के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग चाहते हैं, तो हमें जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व
पे उत्पादन की आवश्यकता होगी। और इसी टर्म में जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक बात आती है कि जो है आउटपुट गैप की। तो आउटपुट गैप कैसे होता है? आउटपुट गैप या जो है हम कहते हैं उत्पाद अंतराल, इसका मतलब होता है जो हमारी पॉसिबिलिटी है अर्थव्यवस्था की, पोटेंशियल आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो उत्पादन कर सकते हैं और वास्तव में जितना हम उत्पादन करते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो हम आउटपुट गैप के नाम से जानते हैं या अ, उत्पाद अंतराल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से इसके दूसरे जो कंपोनेंट हैं वो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कंपोनेंट में, तो हमारे दिमाग में आता है कि मूल्यों का बढ़ना। लेकिन मूल्यों का बढ़ना ही मुद्रास्फीति नहीं है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य आज कुछ है, कल कम हो गया, परसों फिर बढ़ गया, तो ये मुद्रास्फीति नहीं है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है जब मूल्यों में सतत वृद्धि होती है। और अगर हम अर्थव्यवस्था के टर्म्स में बात करें या अर्थशास्त्र के टर्म्स में बात करें, तो एक टर्म आता है पूर्ण रोजगार। अर्थात स्फीति का जो प्रश्न है, वो पूर्ण रोजगार के बाद शुरू होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पूर्ण रोजगार के पहले मूल्यों में वृद्धि होती है, तो उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकती है। लेकिन जब उत्पादन में वृद्धि एक ऑप्टिमम लेवल तक हो जाती है, जिसके बाद उत्पादन में वृद्धि नहीं की जा सकती और उसके बाद मूल्य में वृद्धि होती है, तो वो स्थिति जो है मुद्रास्फीति कहलाती है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि हर तरह की वृद्धि मूल्य स्फीति नहीं है या मुद्रास्फीति नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है। जब सतत वृद्धि होगी, वही इन्फ्लेशन कहलाएगी। और बेरोज़गारी बेरोज़गारी में भी बहुत सारे विवाद हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स टर्म्स में बात करें तो क्लासिकल और कीन्सियन, ये जो 2 विचारधारा थी, तो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोज़गार होता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में बेरोज़गारी नहीं होती है। अब पूर्ण रोज़गार, लेकिन बाद में कीन्स आए, उन्होंने कहा नहीं, अर्थव्यवस्था में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, अर्थात अपूर्ण रोजगार है या इसको अभी अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से रोजगार नहीं आ गया। तो इन दोनों टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बात करते हैं पूर्ण रोजगार की, तो यहाँ पे जिसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं और दूसरी होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं वो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना चाहता है, अर्थात काम मिल रहा है अर्थव्यवस्था में और दी हुई मजदूरी दर पर वो काम नहीं करना चाहता है, तो उसको हम बेरोजगारी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। वो क्या है? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, मतलब खुद अपनी इच्छा से बेरोजगार है, तो उसको हम बेरोजगार नहीं करेंगे। लेकिन कीन्स कहते हैं नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन उनको कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी बेरोजगारी की बात आती है तो वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में आती है या अनैच्छिक बेरोजगारी के संबंध में आती है। और जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, अर्थात दिए हुए मजदूरी दर पर जो भी लोग कार्य करना चाहते हैं उनको कार्य मिल जाता है। तो ये जो है इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रिलेशन है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो इस तरह से एक ट्रेड ऑफ है, जिसमें हम लोग बात करेंगे। फिलिप्स कर्व इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत है, जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच को संबंध जो है उसकी चर्चा करता है। इसी क्रम में जो दूसरी बात है वो है व्यापार चक्रों की, बिजनेस साइकिल जिसको हम कहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। व्यापार चक्र क्या होते हैं? व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में होने वाले फ्लक्चुएशंस या उतार-चढ़ाव हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी का जो मूवमेंट है, वो ये दिखाता है कि हम सही स्थिति में हैं। उसी तरह से अर्थव्यवस्था में जो फ्लक्चुएशंस हैं, अगर अर्थव्यवस्था में उतार-चढ़ाव है, तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था सही डायरेक्शन में जा रही है।
तो बिजनेस साइकिल या व्यापार चक्र के कुछ चरण होते हैं, जिसको हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भाग है। जो पहला चरण होता है, जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है, तो आर्थिक क्रियाओं में प्रसार होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और वो प्रसार धीरे-धीरे उसका एक टॉप पॉइंट होता है, पीक पॉइंट होता है। वो पीक पॉइंट तक पहुँचता है और इसके बाद आर्थिक क्रियाओं में जो है गिरावट शुरू हो जाती है और उस गिरावट को जो है हम रिसेशन कहते हैं। और वो गिरावट अगर वो लगातार होती है, वो जो है अर्थव्यवस्था में संतुलन से नीचे आ जाती है, तो वो स्थिति जो है अवसाद या डिप्रेशन की स्थिति या मंदी की स्थिति कहलाती है। और इसके बाद अर्थव्यवस्था में जब हम जो है निवेश को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था में रोज़गार सृजन होता है और अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ता है, तो फिर रिकवरी की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो अर्थव्यवस्था में जो प्रसार है, ये जो शीर्ष बिंदु है, फिर जो रिसेशन है, जो मंदी है और इसके बाद जो पुनरुद्धार है, जिसको रिकवरी हम कहते हैं, ये जो चरण है आर्थिक क्रियाओं के, इसको हम जो है व्यापार चक्र के नाम। अगर अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में उतार-चढ़ाव नहीं होगा, तो इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था की गति ठीक नहीं है। आर्थिक क्रियाएँ हमें बताती हैं कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है या समष्टि आर्थिक नीतियाँ हैं, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो दोस्तों ये बातें थी कुछ जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं, जिनका ज्ञान हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो आगे जो पॉलिसी इश्यूज़ हैं, उस पे जब हम डिस्कशन करेंगे, तो चीज़ें आसानी से समझ में आएँगी। अब जो अगली बात है, जो हमारा सिलेबस है, वो बात है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की या राष्ट्रीय आय के गणना की बात होती है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं। राष्ट्रीय आय है क्या? राष्ट्रीय आय से जुड़े बहुत सारे जो है कंपोनेंट हैं, उसके बारे में भी हमें जानकारी होना ज़रूरी है। तो मैं जो अपनी बात की शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक पे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसको हिंदी में हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो जीडीपी है क्या? दोस्तों ये जो जीडीपी है, ये कोई और सेवाएँ अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूस की जाती हैं या उत्पादित की जाती हैं, उनका जो बाज़ार मूल्य है, वो जीडीपी कहलाता है। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है जिसका ध्यान हमें रखना ज़रूरी है। ये जो वस्तुएँ और सेवाएँ होंगी, वो कैसी होंगी? वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज़ होंगी, अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ होंगी, ना कि इंटरमीडिएट। अब आगे हम लोग इसकी बात करेंगे कि फाइनल गुड्स सर्विसेज़ क्या होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स सर्विसेज़ क्या होती हैं। तो जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी क्या है? एक बाज़ार मूल्य है। किसका? जो अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ हैं, जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के बाउंड्री में होता है। और इसका जो समय होता है, वो होता है एक अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आप सभी जानते हैं कि जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, अगर हम जो जिसको फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं या जिसको हम जो है लेखांकन वर्ष के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो एक लेखांकन वर्ष में एक अर्थव्यवस्था के द्वारा जितनी भी अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित की जाती हैं, उनका जो बाज़ार मूल्य है, वो हम जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में उसको हम जानते हैं। अब ये बात आती है कि अर्थव्यवस्था की जो डोमेस्टिक ट्रेजेक्टरी है या जो घरेलू क्षेत्र है, उस घरेलू क्षेत्र के अंदर में, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर्स हों, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हों, सबकी गुड्स एंड सर्विसेज़ को हम शामिल करते हैं जीडीपी में। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और इसी तरह से जब जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें भी कई तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
जैसे ग्रॉस था, इसी तरह से नेट है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी हम ग्रॉस में से ह्रास या डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, वो होती है एनडीपी, या इसको कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ कंपोनेंट हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है जैसे नॉमिनल और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जिसको हम जो है वास्तविक जीडीपी कहते हैं, ठीक है? तो जब भी अगर हम इसका एक फ़ॉर्मूला है जिससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो हमारी वास्तविक जीडीपी जो अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या इन्फ्लेशनरी मेज़रमेंट है, उसको निकालने का तरीका है, मतलब उसको हम हटा देते हैं। अब वो कैसे हटाएँगे कि जब जीडीपी जो हमारी करंट ईयर की है, अगर हम 2021-22 की बात करें, तो 21-22 में जो हमारी जीडीपी है, अगर हम उसको बेस ईयर इंडेक्स, जैसे आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो राष्ट्रीय आय का है, उसकी कैलकुलेशन का एक बेस ईयर होता है। जैसे वर्तमान में 2011-12 को जो है बेस ईयर के रूप में चयन किया गया है। तो इस तरह से अगर हम वास्तविक जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो हमारी वर्तमान समय की जीडीपी है, वर्तमान वर्ष की जीडीपी है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेस ईयर इन करंट ईयर इंडेक्स से। तो बेस ईयर इंडेक्स हमेशा जो है 100 होता है, और जो करंट ईयर इंडेक्स होगा उससे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वो हमारी रियल जीडीपी होती है। तो रियल जीडीपी इसलिए ज़रूरी होती है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। एक वास्तविक पिक्चर अर्थव्यवस्था की प्रस्तुत करती है। और अगर हम रियल जीडीपी की बात नहीं करेंगे तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारा उत्पादन जो है वो स्थिर होता है, लेकिन हमारी चूँकि प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल जो होता है वो अर्थव्यवस्था में बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है, वो बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो इल्यूज़न है, जो ये भ्रम है, इसको हटाने के लिए हम रियल जीडीपी की गणना करते हैं, और रियल जीडीपी से हमें अर्थव्यवस्था की गति या उसकी समृद्धि की जो वास्तविक पिक्चर है, वो मिलती है। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है कि जो है हम अ, कैसे कैलकुलेट करें रियल जीडीपी को, और रियल जीडीपी ही अर्थव्यवस्था का एक सही जो है मेज़रमेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये तो बात है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, जो एक देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उसकी बात हो गई। और इस संबंध में हमने बात की कि जो नॉमिनल और रियल जीडीपी है, और कैसे नॉमिनल जीडीपी से हम लोग अ, अच्छे से अर्थव्यवस्था के जो समृद्धि है, उसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें रियल जीडीपी या वास्तविक जीडीपी की ज़रूरत महसूस होती है। एक जीडीपी डिफ्लेटर होता है, इसके भी बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अवस्फीतक हिंदी में कहते हैं इसको। ये इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर हम किसी भी अर्थव्यवस्था की जो नॉमिनल जीडीपी है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, नॉमिनल का मतलब है जो हमारी करंट ईयर की जीडीपी है, तो उसको अगर हम रियल जीडीपी, जो वास्तविक जीडीपी है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक जीडीपी डिफ्लेटर हमें मिल जाता है, जो अर्थव्यवस्था में जो है वास्तविक जीडीपी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये तो बात हुई जीडीपी की या सकल घरेलू उत्पाद की। इसी क्रम में अगर आप बात देखें तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, वो क्या होता है? उसके बारे में भी डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर या जो उसका घरेलू क्षेत्र है, उसमें जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी वस्तुएँ सेवाएँ की जब हम बात करते हैं, तो अंतिम वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित की जाती हैं,
उनका जो बाजार मूल्य होता है, ठीक है, वो जीएनपी कहलाता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसको हम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब है एनआईएफए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अर्थात जो जो विदेश से हमें आय मिलती है। विदेश से कैसी आय मिलती है? हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ आयात करते हैं, कुछ निर्यात करते हैं। तो अगर हमारा जो है निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, तो हमें सरप्लस मिलता है। घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो वस्तुएँ और सेवाएँ उत्पादित हो रही हैं, उनका जो बाज़ार मूल्य है, वो वो होता है टोटल अमाउंट, और प्लस एनआईएफए, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से हमारी नेट इनकम आ रही है या निवल निर्यात जिसको हम कहते हैं, इसको अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो हम उसको जीएनपी कहते हैं। तो जीडीपी और जीएनपी में बस इतना सा डिफरेंस है कि जीडीपी में सिर्फ हम डोमेस्टिक बाउंड्री को लेते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री के अंतर्गत जो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं का हो रहा है उसको लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो उसमें हम जो है निवल निर्यात या इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको भी शामिल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई जीएनपी है क्या, तो जीएनपी कुछ नहीं है। जीडीपी में अगर हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या जीडीपी प्लस निवल निर्यात अगर हम बात करें, इसको जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी मिल जाती है। अब इसमें बात आती है कि भई जीएनपी और जीडीपी क्या इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, उसकी कंडीशंस हैं। जीएनपी जीडीपी के इक्वल हो सकती है जब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो शून्य हो, ज़ीरो हो। वो कब ज़ीरो होगा? जब हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल होगा। इफ एक्स विल बी इक्वल टू एम, यदि हमारा आयात निर्यात के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में जीएनपी जीडीपी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अर्थात एनआईएफए जिसको हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो जो है शून्य है। और अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो विदेशों से हमें आय मिल रही है, जिसको हम निवल निर्यात कहते हैं, वो अगर पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा। और अगर नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड या निवल निर्यात जो है वो निगेटिव होता है, तो जीएनपी जो है जीडीपी से कम हो सकती है। तो ये सारी संभावनाएं हैं, जीएनपी जीडीपी के इक्वल भी हो सकती है, जी सकती है। तो ये हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको समझना ज़रूरी है, और उसमें क्या संभावनाएं होती हैं उसको भी हमें जानना ज़रूरी है। अब जो दूसरी बात है कि जो जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मापन कैसे किया जाता है? इसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो इसके मापन के लिए 3 विधियाँ हैं। जो पहली विधि है उसको हम कहते हैं इनकम मेथड, जो आय विधि कहते हैं हिंदी में। दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और जो तीसरी विधि है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड के नाम से भी जाना जाता है, या हम इसको उत्पाद विधि या मूल्य वर्धित विधि के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जीएनपी का जो मापन है वो इन 3 विधियों के द्वारा हम करते हैं, और इन 3 विधियों के अलग-अलग पैरामीटर्स हैं, कैसे उनको देखते हैं, तो वन बाय वन हम लोग जो है इसके बारे में विचार करते हैं। तो पहली जो बात है वो ये है कि जो आय विधि है, आय है क्या? अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन हैं, अभी उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो उत्पादन के साधनों में जैसे अगर हम बात करें भूमि की, लैंड की, तो लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं, हम उनको लगान देते हैं। इसी तरह से लेबर जो हमारा उत्पादन का साधन है, उसको हम वेजेस एंड सैलरीज भी के रूप में भुगतान करते हैं। इसी तरह से जो कैपिटल है उत्पादन का महत्वपूर्ण साधन, उसको हम ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। और इसी तरह से प्रॉफिट भी जो है जो एंटरप्रेन्योर का पार्ट है,
वो हम एंटरप्रेन्योर को देते हैं। बात करें कि राष्ट्रीय जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसकी गणना कैसे की जाए आय विधि से, तो उसमें हम इन्हीं कंपोनेंट को जोड़ देते हैं, जिसमें हम लगान क्या कितना है अर्थव्यवस्था में, जो मज़दूरी और सैलरी कितनी है, वेतन कितने हैं और इसके बाद ब्याज कितना हम दे रहे हैं और लाभ कितना है और इसके साथ ही साथ जो है एनआईएफए जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसको हम निवल निर्यात कहते हैं। तो अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में इन कंपोनेंट को हम जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये इनकम मेथड है जीएनपी के कैलकुलेशन का। तो जीएनपी का कैलकुलेशन हमें मिल जाता है कि वास्तव में जीएनपी कितनी है। हम उसमें लगान को, ब्याज को, मज़दूरी को, वेतन को, लाभ को और निवल निर्यात। तो ये चीज़ें हमें दर्शाती हैं कि आय विधि से हम जीएनपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरी जो विधि है जीएनपी के कैलकुलेशन की, वो है होता है व्यय विधि। व्यय विधि में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, व्यय के कौन-कौन व्यय करता है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। एक तो कंजम्पशन होता है, जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, हम जैसे लोग जो व्यय करते हैं, वो एक तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तो व्यय विधि में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो कंजम्पशन है, वो भी उपभोग जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, वो हमारा एक कंपोनेंट है। इसी तरह से निवेश, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है खासकर जो है, वो भी व्यय का एक पार्ट है। कहीं भी अगर हम निवेश करते हैं, तो इसका मतलब है अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं पैसा खर्च हो रहा है। तो जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है? और तीसरी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी कई तरह के एक्सपेंडिचर करती है, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में भी और जो है अगर आप बात करें कि फंक्शन जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको जो है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी। और इसमें अगर हम नेट एक्सपोर्ट प्लस एक्स माइनस एम, एक्स क्या है? एक्सपोर्ट जिसको हम निर्यात कहते हैं और निर्यात की जो वैल्यू है उसमें से अगर हम आयात की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो उसको हम निवल निर्यात कहते हैं। तो अगर हम उपभोग को हम जो खर्च करते हैं कहाँ-कहाँ? उपभोग पे खर्च करते हैं, निवेश पे करते हैं और इसके बाद सरकारी खर्च होता है, जिसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं और प्लस नेट एक्सपोर्ट जो निवल निर्यात होता है। अगर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं, तो हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो वैल्यू है, उसकी गणना है, वो मालूम हो जाती है और ये विधि कहलाती है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, तो इनकम और एक्सपेंडिचर एक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनकम है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वही एक्सपेंडिचर है। इंटरकनेक्शन है, वो एक देखने का तरीका है जीएनपी के डिफरेंट एंगल्स से जीएनपी को देखने का तरीका है और दोनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि व्यय भी बहुत ज़रूरी है और आय भी बहुत ज़रूरी है। अगर आय को हम व्यय नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था में माँग की कमी आ जाएगी। अभी जैसे कि कोविड के ड्यूरेशन में भी ये चीज़ें आई कि अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ बढ़ी और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गई। तो उसका रीज़न ये था कि माँग में कमी, लोगों की इनकम बंद हो गई और इनकम बंद होने से क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में डिमांड की कमी और डिमांड की कमी कहीं न कहीं फिर निवेश और उत्पादन में कमी लाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में लिक्विड मनी एक तरह से कैश ट्रांसफर जो है, वो अर्थव्यवस्था में खासकर माँग का सृजन करता है। तो आय और व्यय ये जीएनपी को देखने के 2 नज़रिए हैं। कहने का मतलब है आय मेथड और व्यय मेथड। ये जो तीसरा मेथड होता है राष्ट्रीय जीएनपी के मेज़रमेंट का, वो है प्रोडक्ट मेथड जिसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं और दूसरा व्यक्ति जो है किसी थर्ड व्यक्ति को ज़्यादा वैल्यू पे उसको बेचता है। तो जो उसको कहते हैं इंटरमीडिएट
जो है गुड्स, कुछ गुड्स होती हैं जैसे मान लीजिए अगर हम आटे की बात करें, तो आटे को हम डायरेक्ट रोटी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आटे को हम ब्रेड भी बना सकते हैं, ब्रेड से कुछ और चीज़ बना सकते हैं। तो अगर आटे का डायरेक्ट कंज़म्पशन हो रहा है, तो वो जो है फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर वो ब्रेड बना के ब्रेड से कुछ और चीज़ें बन रही हैं, तो वो एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में यूज़ हो रहा है। तो खासकर वैल्यू एडिशन में हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड होती है, ए से बी में एडिशन को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो है वो वैल्यू एडेड मेथड कहलाता है और जो वैल्यू एडेड होगा वही जीएनपी होगी। और आपको दोस्तों याद होगा कि जो वैल्यू एडेड टैक्स भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था कि वैट जिसके नाम के नाम से जो हम जानते हैं जिसको, वो भी इसी मेथड पे ही बेस्ड है, जो वैल्यू एडेड टैक्स है। तो वैल्यू एडिशन जो है हर स्टेज पे कितना होता है अगर हम उसको जोड़ दें तो हम जीएनपी की गणना कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, या जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो इस तरह से जीएनपी की गणना के ये 3 मेथड हैं और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और कुछ देशों में ये जो है मिक्स मेथड के रूप में भी जीएनपी की गणना में ये यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो है कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है। जैसे बात होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाज़ार मूल्य पर। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाज़ार मूल्य पर या फैक्टर कॉस्ट पर या साधन लागत पर ये क्या होता है, इसको हमें जानना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, अगर जीडीपी एमपी, जीडीपी जिसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस या बाज़ार मूल्य पर जो जीडीपी हमें मिलती है, उसमें हम निवल निर्यात को जोड़ देते हैं, एनआईएफए जो हम कहते हैं नेट इनकम पर मिल जाती है। अर्थात बाजार मूल्य पर जो जीएनपी होती है वो कुछ नहीं है बल्कि जो एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनकी मार्केट वैल्यू एक फाइनेंशियल ईयर में, और प्लस जो हमारी निबल निर्यात है या एनआईएफए जिसको हम कहते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जीएनपी एमपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद उत्पाद बाजार मूल्य पर हमें मिल जाती है। इसी तरह से जीएनपी साधन लागत पर भी होती है, अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर क्या होता है, इसके बारे में भी हमें समझना ज़रूरी है। अगर हम जो हमारी जीएनपी एमपी है, जो बाजार मूल्य पर हमारी जीएनपी है, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस अर्थात जो अप्रत्यक्ष कर गवर्नमेंट लगाती है, उसको माइनस कर देते हैं, उसको घटा देते हैं और प्लस जो अनुदान है, सब्सिडीज़ जिसको कहते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो अगर हम जीएनपी एमपी में से मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें, घटा दें और सब्सिडीज़ जो हमारे अनुदान है उसको हम जोड़ दें, तो हमें जीएनपी जो है साधन लागत पर प्राप्त हो जाती है। तो ये मार्केट प्राइस, साधन लागत इसमें जो है कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से एनएनपी का कॉन्सेप्ट एक आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट को हमेशा जो है कैलकुलेट करने के लिए हमें समग्र जो जीएनपी है, जीएनपी एमपी, उसमें से हमें ह्रास को घटाना होगा। अर्थात जो डिप्रिसिएशन है, उसको अगर हम जीएनपी एमपी में से माइनस कर देते हैं, तो हमें जो है एनएनपी मिल जाती है, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाता है। और अगर इसी क्रम में हम एनएनपी एफसी जिसको हम कहते हैं नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हम कैलकुलेट करने के लिए एनएनपी एमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस है या बाजार मूल्य पर जो निबल राष्ट्रीय उत्पाद है, उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम माइनस कर दें और अनुदान की राशि को जोड़ दें, तो हम जो है एनएनपी एफसी प्राप्त कर लेते हैं। तो किसी भी कंपोनेंट में चाहे वो जीएनपी हो, चाहे वो जीडीपी हो, उसमें 2 महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं। एक की गणना हम मार्केट प्राइस पे करते हैं जिसको हम बाजार मूल्य कहते हैं, और दूसरे की गणना जो है वो हम फैक्टर कॉस्ट पे करते हैं जिसको हम
साधन लागत कहते हैं। क्योंकि कोई भी उत्पाद जब बाज़ार में आता है और बाज़ार में आता है तो 2 चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट 2 काम करती है, एक तो टैक्स लगाती है और दूसरा अनुदान देती है। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी गरीब बस्ती में देना है, किसी बीपीएल कम्युनिटी को उसको सर्व करना है, तो गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर उत्पाद पे अनुदान दे सकती है। या गवर्नमेंट कहती है कि अगर उस उत्पाद की लागत ज़्यादा आ रही है और गवर्नमेंट कहती है उस लागत से कम रेट पर आप उत्पाद की सप्लाई करिए और जो घाटा होगा उसकी भरपाई हम कर देंगे, तो दैट इज़ सब्सिडी, वो अनुदान होता है। तो जब भी हम जीएनपी, एमपी या जीडीपीएमपी और जीडीपीएफसी या जीएनपीएफसी की बात करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है, वो इसी में आता है कि हम टैक्स और अनुदानों की राशि उसमें डिफरेंस लाती है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो ये आप लोग देखिएगा इसको और आगे जब हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग चर्चा करेंगे अभी कुछ प्राइवेट इनकम क्या होती है, पर्सनल इनकम क्या होती है और डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और इसके बाद राष्ट्रीय आय के निर्धारण के जो सिद्धांत हैं, उसमें क्लासिकल थ्योरी है इनकम डिटरमिनेशन की और इसके बाद कीन्सियन थ्योरी है। तो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ेंगे और इस तरह से एक समग्रता में हम अपने इस सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत जल्दी ही हम लोग दोबारा मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।